नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए इंटेलिजेंस का जो पार्ट फर्स्ट देखा था उसके अंदर 6 सिद्धांत देखे थे। तो उससे आगे जो पार्ट है ये पार्ट सेकंड, तो इसके अंदर हम देखेंगे। और पार्ट फर्स्ट का इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो सिद्धांत 7 नंबर पर है वो है बुद्धि का त्रिआयामी या संरचना मॉडल या त्रिविमीय सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने 1950 में। गिलफोर्ड ने दक्षिण कैलिफोर्निया की सेंट एंजल्स प्रयोगशाला में व्यक्ति की मानसिक संरचना का विचार प्रस्तुत किया था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण कैलिफोर्निया के अंदर सेंट एंजल्स प्रयोगशाला के अंदर गिलफोर्ड ने व्यक्ति की मानसिकता के कार्य को करने की प्रणाली का एक बॉक्स मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत किया था, जिसे बुद्धि का संरचना मॉडल कहा जाता है। जो बॉक्स मॉडल तैयार किया था इसी के आधार पर उसका नाम पड़ा था संरचना मॉडल। 1966 में गिलफोर्ड ने व्यक्ति की मानसिकता की जटिल व्याख्या की तथा व्यक्ति की मानसिकता में 3 प्रकार की मानसिक योग्यता बताई थी। गिलफोर्ड ने 3 तरह की मानसिक योग्यता बताई थी व्यक्ति के अंदर। तो देखते हैं कौन कौन सी है। मानसिक विमाएं, जिसके अंदर पहली है मानसिक संक्रिया, सेकंड है उत्पाद परिणाम, और नंबर 3 पर है विषय वस्तु या संगठन। ये 3 प्रकार की विमाएं बताई थी गिलफोर्ड ने। मानसिक संक्रिया, उत्पाद एवं परिणाम, विषय वस्तु एवं संगठन। उसी के अंदर मानसिक संक्रिया के अंदर 5 भागों में बांटा गया था इसको। मानसिक संक्रिया को 5 भागों में बांटा गया था, और उत्पादन को 6 भागों में, और विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा गया था। तो वो भाग कौन कौन से देखते हैं। मानसिक संक्रिया के अंदर पहला संज्ञान, दूसरा स्मरण, तीसरा अपसारी, चौथा अभिसारी, और 5वां है मूल्यांकन। संज्ञान, स्मरण, अपसारी, अभिसारी और मूल्यांकन। उत्पाद एवं परिणाम, इसको 6 भाग में बांटा गया था। वर्ग, इकाई, प्रणाली, प्रकार, सहसंबंध और प्रत्यक्षीकरण। और विषय वस्तु संगठन, इसको संकेत, आकृति, शाब्दिक और व्यवहार, इन 4 भागों में बांटा गया था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं। गिलफोर्ड ने व्यक्ति की मानसिकता में 120 प्रकार की मानसिक योग्यता बताई थी। जो 120 जो हमने पढ़ी थी उसी के आधार पर बांटा गया था। जैसे कि देखते हैं 5 × 6 × 4, टोटल मिला के कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। यही योग्यता बताई थी, तो इसको ध्यान में रखना है। बाद में ये योग्यताएं 5 × 6 × 5 के आधार पर थी, जो 150 थी। तब उसके बाद इन्हें बांट कर 6 × 6 × 5 180 योग्यता बताई, लेकिन ये मान्य नहीं हुई थी। तो इसके अंदर आपको आ जाए कि गिलफोर्ड ने व्यक्ति की मानसिकता के कितने प्रकार की योग्यता बताई, तो वो आपको करना है उस टाइम 120। इस बात को ध्यान रखना है, न कि 150 या 180 नहीं करना है ये। अब बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत का श्रेय जाता है हावर्ड गार्डनर को। हावर्ड गार्डनर को बहुबुद्धि सिद्धांत उन्होंने 1983 के अंदर जो 7 मानसिक संक्रिया बताई थी, फिर एक और जोड़ी थी 1998 में,
और फिर एक जोड़ी थी 2000 ईस्वी में। तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 9। हावर्ड गार्डन ने 9 मानसिक योग्यता बताई थी। हावर्ड गार्डन ने के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। 1983 में गार्डन ने 7 प्रकार की, 1998 में एक और जोड़ा गया था और 2000 में एक और जोड़ा। कुल संख्या कितनी कर दी गई थी उसकी? 9 संख्या कर दी गई थी। तो इसका ध्यान रखना, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हावर्ड गार्डन ने। अब बात करते हैं हावर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धि के प्रकार। अब 9 प्रकार कौन कौन से हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1 पर बात करें तो शाब्दिक बुद्धि। शाब्दिक बुद्धि के अंदर लेखक, कवि, वकील, साहित्यकार, शिक्षक और पत्रकार यह शामिल है। तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि के अंदर 3 का नाम याद रखना है: गणितज्ञ, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक। फिर बात आती है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि के अंदर आता है चित्रकार, मूर्तिकार, सर्वेक्षण अधिकारी, जो स्थानिक बुद्धि के अंदर है। फिर आता है शरीर गति बुद्धि। जैसे शरीर की गति होती है, नाच गाना, उसी के प्रकार इसको बांटा गया था। तो शरीर बुद्धि नर्तक, खिलाड़ी, तैराक, नाविक, शल्य चिकित्सा या लड़ाकू विमान का पायलट, ये इसके अंदर शामिल होते हैं। फिर बात करते हैं संगीत गति। इसमें सभी प्रकार के संगीतज्ञ व वादक आते हैं। नंबर 6 की बात करें तो इसका नाम है अंतरा व्यक्तिक बुद्धि। अंतरा व्यक्तिक बुद्धि के अंदर साधु, संत, योगी और सन्यासी इनके अंदर आते हैं। फिर आता है अंतर व्यक्तिक बुद्धि। ये दोनों का अंतर है दोनों के अंदर। वो अंतरा व्यक्तिक बुद्धि है, ये अंतर व्यक्तिक बुद्धि है। इसके अंदर व्यापारी, चिकित्सक, राजनेता और अभिनेता आते हैं। फिर इसके अंदर जो जोड़ा गया था 1998 में वो है प्रकृतिवाद बुद्धि, इसको जोड़ा गया था। इसके अंदर जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक और किसान शामिल है। और नंबर 2 पे जोड़ा गया था 2000 के अंदर, 2000 ईस्वी के अंदर अस्तित्ववादी बुद्धि, जिसके अंदर दार्शनिक और चिंतक 2 शामिल है इसके अंदर। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर 1 पे था शाब्दिक, नंबर 2 पे तार्किक, नंबर 3 पे स्थानीय बुद्धि, नंबर 4 पे शरीर गति बुद्धि, नंबर 5 के संगीत गति बुद्धि और नंबर 6 पे थे अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, नंबर 7 पे था अंतर व्यक्तिक बुद्धि, नंबर 8 पे प्रकृतिवादी बुद्धि और नंबर 9 पे था अस्तित्ववादी बुद्धि। अब बात करते हैं जो अगला सिद्धांत आता है वो है बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था बर्ट एंड बर्नन, 2 वैज्ञानिक थे इसके अंदर। इन्होंने जो स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक और थ्रस्टन या केली का जो सिद्धांत था उसी के आधार पर दिया गया था। बर्ट बर्नन ने मानसिक कार्यों के आधार पर व्यक्ति की मानसिकता को एक निश्चित पदक्रम में निरूपित किया था। इस कारण इसे पदानुक्रम सिद्धांत कहा जाता है। जो व्यक्ति की मानसिकता होती है उसको एक निश्चित पदक्रम में निरूपित किया था, इसी के आधार पर इसका नाम पदानुक्रम सिद्धांत पड़ा था। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान रखना। बर्टन का यह सिद्धांत स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक और थ्रस्ट केली के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछ सकता है कि बर्न और बर्नन का सिद्धांत कौन कौन से वैज्ञानिकों के आधार पर दिया गया था। तो वो था स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, थ्रस्ट केली के सिद्धांत पर। इसके अंदर इन्होंने कहा था बर्ट बर्नन ने स्पीयरमैन के जो सामान्य कारक होता है जैसे जी कारक, उसको सर्वोच्च स्तर माना था और वह विशिष्ट कारक एस कारक होता है उसको निम्न स्तर पर रखा था। जी कारक को तो उच्च किया था और एस कारक को निम्न किया था। तो इस बात को ध्यान में रखना है।
जैसे बात करते हैं जी कारक, स्पीयरमैन का था उसको सबसे ऊपर रखा गया था। फिर आता है समूह कारक, जो थ्रस्टर ने दिया था समूह कारक उसको दूसरे स्थान पर रखा गया था। फिर बात करते हैं बहुकारक, जो थॉर्नडाइक ने दिया था उसको तीसरे नंबर पर रखा था। और जो जी कारक एस कारक है वो स्पीयरमैन का उसको सबसे नीचे रखा था। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बर्ट बर्नर ने व्यक्ति की मानसिकता को 4 प्रकार की मानसिक योग्यता बताई थी। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। तो चारों प्रकार कौन कौन से हैं वो? सामान्य योग्यता, विशिष्ट योग्यता, क्रियात्मक योग्यता और शाब्दिक योग्यता। तो उन्होंने 4 योग्यता बताई थी। पहली थी सामान्य योग्यता, दूसरी विशिष्ट, तीसरी क्रियात्मक और चौथी शाब्दिक। तो इसको याद रखना है। बुद्धि का तरल एवं ठोस का सिद्धांत। तरल एवं ठोस का सिद्धांत दिया था आर.बी. केटल ने। अब बात करते हैं आर.बी. केटल ने यह सिद्धांत स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत पर आधारित था। जो स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत था उसी पे आधारित था। आर.बी. केटल ने स्पीयरमैन के जी कारक को 2 भागों में विभक्त कर दिया था, एक को ठोस और एक को तरल के रूप में, तथा दोनों कारकों को मिलाकर एक व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। तो देखते हैं कैसे इनको विभाजित किया था। जैसे जी कारक है उसको तरल बुद्धि और एक ठोस बुद्धि 2 के अंदर डिवाइड किया था। जिसमें तरल बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है और जो ठोस बुद्धि होती है वो वातावरण से अर्जित की हुई होती है। तो जी कारक को 2 भागों में बांटा था। अब नंबर 11 पे बात करते हैं बुद्धि का प्रदर्शन सिद्धांत, जो थॉमसन ने दिया था। बुद्धि का प्रदर्शन सिद्धांत, यह छोटा सा सिद्धांत है, इसको ध्यान में रखना। थॉमसन के आधार अनुसार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता अर्जित कर लेने के उपरांत भी व्यक्ति मानसिक व्यक्ति के अन्य कार्यों को भी प्रभावित करता है। मान लो कोई व्यक्ति है जो एक क्षेत्र में अगर विशिष्ट है तो उस दूसरे क्षेत्र में काम करेगा तो उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ये बात कही थी थॉमसन ने। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट थे लेकिन ये और भी अन्य सारे कार्य करना जानते थे। तो ये इस बात को सिद्ध करता है। अब नंबर 12 पे बुद्धि का के और खे सिद्धांत, जो हेब ने दिया था। तो इसका आपको ध्यान रखना है। हेब ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था के और खे का। के और खे का जो स्पीयरमैन का सिद्धांत था जी और एस, उसी के आधार पर दिया गया था। हेब का यह सिद्धांत स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है। जी को के कारक माना था और एस को खे। तो इसको ध्यान में रखना है। बुद्धि के महत्वपूर्ण कथन। अब बुद्धि के अंदर महत्वपूर्ण कथन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। तो ये बात हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो था फ्रांसिस गाल्टन। उसके आगे बात करता है द मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट पुस्तक के रचयिता कौन है? द मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो है आर.बी. केटल, जिन्होंने 1890 के अंदर ये इस बुक का प्रतिपादन किया था। अब बात करते हैं 1890 में आर.बी. केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मानसिक परीक्षण जो होता है उसका सबसे पहले प्रयोग किया था आर.बी. केटल ने। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का पर कार्य करना प्रारंभ करने का श्रेय
तो वो था विलियम वुंट को। ये दोनों क्वेश्चन देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में अंतर है। उसके अंदर है कि 1890 में आर.बी. केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, लेकिन इसके अंदर सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण पर कार्य प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है वो है विलियम वुंट, जिन्होंने लिपजिंग शहर में वो प्रयोगशाला ओपन की थी। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण बिने द्वारा किया गया था। सबसे पहले बुद्धि का जो परीक्षण था वो बिने ने किया था 1905 के अंदर, जिसके अंदर 30% शामिल थे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आ जाए कि मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग तो आर.बी. केटल को बताना है, और प्रारंभ करने का श्रेय बोले तो विलियम वुंट को, और सबसे पहले बुद्धि परीक्षण जो किया था वो बिने ने किया था। सर्वप्रथम शाब्दिक व व्यक्तिगत बुद्धि का परीक्षण, शाब्दिक और व्यक्तिगत बुद्धि का परीक्षण किसने किया था? बिने के द्वारा किया गया था। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सर्वप्रथम मानसिक आयु संप्रत्यय बिने द्वारा दिया गया था। जो मानसिक आयु संप्रत्यय होता है वो बिने के द्वारा 1908 के अंदर दिया गया था। बिने बुद्धि परीक्षण का अमेरिका में प्रचार करने का श्रेय गोडार्ड द्वारा किया गया था। जो गोडार्ड नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने अमेरिका के अंदर बिने का परीक्षण का प्रचार प्रसार किया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। बिने बुद्धि परीक्षण में 2 बार संशोधन किया गया था। तो 2 बार कब कब किया गया था? एक किया गया था 1908 में और एक 1911 के अंदर। जो बिने के अंदर 30% थे उनको बढ़ा के उसके अंदर 48 किए गए थे, और इसके अंदर 59% किए गए थे। तो 2 बार बिने के अंदर संशोधन किया गया था बिने बुद्धि परीक्षण के अंदर। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि याद करने का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? तो स्टर्न व कोहेलमान के द्वारा किया गया था। स्टर्न व कोहेलमान 1912 के अंदर। यहाँ पे टर्मन नहीं करना है। टर्मन ने इसके अंदर थोड़ा संशोधन जरूर किया था। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अगर आ जाए कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था, तो 2 वैज्ञानिक को नाम रखने, स्टर्न व कोहेलमान के द्वारा किया गया था। जिसके अंदर दिया था IQ यानी बुद्धि लब्धि, MA मतलब मानसिक आयु, CA मतलब वास्तविक आयु। तो इस बात को ध्यान में रखना है। टर्नर के IQ सिद्धांत ज्ञात करने के सूत्र में परिवर्तन करने का श्रेय टर्मन को जाता है। जो उसके अंदर परिवर्तन किया था उसका श्रेय जो टर्मन को जाता है। उसके अंदर सूत्र तो वही था, लेकिन इसके अंदर 100 से मल्टीप्लाई किया था, तब यह सूत्र पूरी तरह मान्य हुआ था। तो इस बात को ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम शाब्दिक व सामूहिक बुद्धि परीक्षण करने का श्रेय टर्मन को जाता है। शाब्दिक और सामूहिक बुद्धि, और शाब्दिक आ जाए तो बिने का नाम बताना है। सर्वप्रथम IQ ज्ञात करने की सारणी का प्रतिपादन, जो IQ की जो सारणी होती है उसका प्रतिपादन टर्मन ने किया था 1916 के अंदर। सर्वप्रथम बुद्धि का वर्गीकरण या विभाजन करने का श्रेय टर्मन व मेरिल को जाता है। टर्मन व मेरिल को जाता है। तो 2 थे इसके अंदर, टर्मन और मेरिल। नोट: भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में FG कॉलेज लाहौर में CH राइस, इनका नाम याद में रखना है आपको, CH राइस द्वारा किया गया था। जिसके अंदर कुल 35 कथन व 7 उपकथन थे। 35 कथन और 7 उपकथन थे इसके अंदर शामिल। अब बात करते हैं बुद्धि के 2 वर्ष होते हैं। बुद्धि के 2 वर्ष होते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक होता है बेसिल वर्ष, एक टर्मिनल वर्ष।
तो दोनों में अंतर होता है कि अगर कोई बालक होता है जो मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती है तो बेसिल वर्ष कहलाता है। बेसिल वर्ष, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक हो तो उसे बेसिल वर्ष कहते हैं। जैसे 18 वर्ष का बालक द्वारा 25 वर्ष के बालक के परीक्षण को हल करना। जैसे कोई बालक 18 साल का है और वो मैथ के क्वेश्चन अगर 25 साल की उम्र के बच्चों के कर रहा है तो वो बेसिल वर्ष कहलाता है। अब बात करते हैं टर्मिनल वर्ष। टर्मिनल वर्ष में अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम हो तो उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। जैसे 25 वर्ष का बालक 18 वर्ष के बालक के परीक्षण को हल न कर पाता है, मतलब कोई लड़का अगर 25 साल का है और वो 18 साल के बच्चे के द्वारा जो प्रश्न करते हैं वो भी नहीं कर पाता तो वो टर्मिनल वर्ष कहलाता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, बेसिल वर्ष और टर्मिनल वर्ष। अब बात करते हैं जो टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए जो सारणी बताई थी उसके बारे में। ये सारणी आपको याद करनी है। अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि 140 है या उससे ज़्यादा है तो वो बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। 140 से ज़्यादा होनी चाहिए। और यदि बालक की बुद्धि लब्धि 120 से 139 के बीच में है तो वो प्रखर बुद्धि कहलाती है। और 110 से 119 के बीच में हो तो उच्च बुद्धि। 110 से 119 के बीच में हो तो उच्च बुद्धि। और 90 से 109 के बीच में हो तो वो सामान्य बुद्धि कहलाती है। 80 से 89 के बीच हो तो वो सामान्य अल्प बुद्धि कहलाती है। और 70 से 79 के बीच में हो तो मंद बुद्धि कहलाती है। और 70 से कम हो तो वो जड़ बुद्धि बालक कहलाता है। जड़ बुद्धि के अंदर ही आता है ये 50 से 69 के बीच में मूर्ख, 25 से 49 के बीच में महामूर्ख और 0 से 24 के बीच में जड़ बुद्धि आती है। तो 70 से कम होगा वो जड़ बुद्धि मूर्ख या महामूर्ख कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है पूरी सारणी को। अब बात करते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार होते हैं, एक व्यक्तिगत परीक्षण, एक सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण को दो भागों में बांटा गया था, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक के अंदर वे लोग आते हैं जो पढ़े लिखे लोगों की मानसिक योग्यता का पता लगाने के लिए, जो शाब्दिक होता है उसके अंदर पढ़े लिखे लोगों की मानसिक योग्यता का पता लगाते हैं। लेकिन अशाब्दिक के अंदर अनपढ़ लोगों की मानसिक योग्यताओं का पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं सामूहिक। सामूहिक के अंदर आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा का मतलब शाब्दिक ही होता है, जैसे पढ़े लिखे सैनिकों की मानसिक योग्यता का पता लगाने में सहायक। जो पढ़े लिखे सैनिक होते हैं वो उनकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करने में सहायक होता है। अशाब्दिक अनपढ़ सैनिकों की मानसिक योग्यता का पता लगाने में किया गया था। जो अल्फा आर्मी अल्फा है वो 1916 के अंदर और आर्मी बीटा का 1919 के अंदर। जो प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था वो आर्मी अल्फा का किया गया था 1916 के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं बुद्धि के सोपान। बुद्धि के 3 सोपान हैं, मानसिक आयु, वास्तविक आयु और बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि के 3 सोपान हैं, इसको ध्यान में रखना। धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।